हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट्स वाला। उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे जो सेकेंडरी जो खर्चे हैं वो आते हैं। प्राइमरी हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट को प्रेफरेंस देते हैं हमेशा हम, कि जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग से जो भी रिलेटेड खर्चे होंगे, परचेज है, सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे वो किस में आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस और जो भी इनकम होगी वो कहाँ आएगी? इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट सबसे पहले या तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट वाली साइड पे आता होता है टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो यहां पर आएगा। अच्छा, एक ये और एक ये, इन दोनों में से ऑब्वियस सी बात है कोई एक चीज ही आएगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से या ग्रॉस लॉस आएगा। मान लो अगर ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है तो ऐसे क्या है कि ग्रॉस लॉस आएगा और ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। डेबिट साइड से ग्रॉस प्रॉफिट आता होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, क्रेडिट साइड से ग्रॉस लॉस आएगा। ये हमने डिस्कस कल कर ही लिया था। उसके बाद इसकी डेबिट साइड डिस्कस करते हैं। डेबिट साइड पे हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड पे हमेशा इनकम आएगी। जो फायदे वाली चीज होगी वो क्रेडिट साइड पे आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और जो घाटे वाली चीज होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाली साइड पे आएगी। टू बैड डेट भी हमने डिस्कस किया हुआ, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई पर्सन ने हमसे कोई उधार लिया हुआ है और वो किसी कारण से उधार नहीं दे पाता, वापस हमारे पैसे वापस नहीं दे पाता है या उसका दिवाला निकल जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको एक तरह से हम कहते हैं भी जो पैसे डूब गए हैं वो वाले, तो उनको बैड डेब्ट कहते हैं। डेब्ट मतलब उधार देना, बैड मतलब कि वो खराब हो गया, वो उसका कोई हमें उससे कोई वापस नहीं मिलेगा वो। टू डेप्रिसिएशन हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारे लिए एक तरह से खर्चा है। कोई मशीनरी है उसकी अगर कोई वैल्यू गिर रही है, वो कितने से गिर रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी यहां पर आएगा कि अगर कोई हमने एसेट सेल किया है उसकी वैसे डेप्रिसिएशन लगा कर वैल्यू, हमने डेप्रिसिएशन जो चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था कि अगर वैसे जो वैल्यू निकलती है कि मान लो 8,000 निकलती है डेप्रिसिएशन लगा के कोई मशीन की वैल्यू, लेकिन हमने उसे 7,000 में बेच दी, तो 1,000 का एक तरह से हमें लॉस हो गया। जो एक्चुअल उसकी वैल्यू बन रही थी डेप्रिसिएशन लगाकर वो कितनी बन रही थी? 8,000 रुपए, लेकिन हमें उसे 7,000 में बेचनी पड़ी, तो वो 1,000 का हमें क्या हो गया? टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। उसके बाद टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किए थे कि जो सीधा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी डिस्कस करूंगा, वैसे थोड़ा बहुत आपको समझ आ ही गया होगा कि जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो इनडायरेक्ट जो उसके अलावा बच गए वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इसको अभी हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बाद, पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। टू अदर एक्सपेंसेस, और भी किसी तरह के कोई भी एक्सपेंसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है वो किस में आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको छोड़ दो एक बारी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमने डिस्कस कर लिया। बाय रेंट रिसीव्ड, ऑब्वियस बात है, मेरी कोई जमीन है, मेरा कोई घर बनाया हुआ, मेरी कोई दुकान बनाई हुई है, तो मैंने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, तो मेरे को जब रेंट आएगा तो वो मेरे लिए फायदे वाली बात है। बाय रेंट रिसीव्ड। बाय कमीशन रिसीव्ड, मैंने किसी का कोई काम करके दिया, मैंने कहा कि सर मैं आपका काम कर दूंगा लेकिन मेरा बीच में से 10% का कमीशन है। मान लो 1 लाख की कोई भी डील करवानी थी, तो उसमें मैंने कहा कि मैं आपकी 1 लाख की उस पर्सन से डील करवा दूंगा, वो मेरे को जानता है, मेरे को उसमें से 10% या 20% अपना कमीशन दो, तो वो भी मेरे लिए एक फायदे की बात है। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने कोई माल खरीदा किसी से, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं काफी टाइम से उसके साथ ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने कहा यार मैं बहुत तेरे से बल्क में भी खरीद रहा हूं, तो मेरे को थोड़ा सा कोई डिस्काउंट दे दे, तो उसने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो वो भी मान लो 8,000 वाला माल था, मेरे को 7,500 में दे दिया, तो मेरे को 500 रुपए का उसका फायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गया। टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, सेम जैसा अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किसी एक टाइम पर आकर, उस मशीन की वैल्यू क्या है? 8,000 है, लेकिन हमने उसको किसी तरह से 9,000 में बेच दी, किसी को पागल बना दिया, कुछ भी है, बिजनेस का यही तरीका होता है पैसा कमाना, तो हमने उसको किसी तरह से 9,000 में बेच दी, तो जो 1,000 रुपए का हमारे पास क्या होगा? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट वाली साइड पर आएगा। टू अदर इनकम, जो भी और कोई इनकम है, जैसे अदर एक्सपेंसेस थे वैसे और कोई भी इनकम आ जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। अच्छा, अब हमने यहां पे देखा था कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पे जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? या तो नेट प्रॉफिट निकल रहा है या नेट लॉस निकल रहा है। क्या क्या मतलब होता है ग्रॉस में और नेट में? देखो, ग्रॉस में हम ये निकालते हैं कि हमारा मेन काम क्या था।
हमारा मेन काम था, मान लो किसी कपड़े की दुकान थी, गारमेंट्स का काम था, ठीक है। गारमेंट्स के सेल परचेज करने के बाद, ओपनिंग स्टॉक लगाने के बाद मान लो हमारे पास 1 लाख का फायदा बच रहा है। लेकिन अगर हमने उसको मान लो कोई और भी उस पर काम कराया, अगर हमारा कोई शोरूम है या कुछ भी है, तो हमने उसको चलाने के लिए भी तो खर्चा निकाला ना। अगर कोई गाड़ी गुड़ी का कुछ यूज हो रहा है, कोई भी कार वगैरह का यूज हो रहा है, कोई और भी कोई पर्सन रखे हुए हैं बाहर लाने ले जाने के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो कैरेज इनवर्ड्स है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन कैरेज आउटवर्ड्स कि मान लो हम किसी को माल बेचते हैं, वो कहते हैं कि सर आप अपने खर्चे पे ही बेच दो, तो वो जो अपने वाला जो खर्चे पे अगर हम जो बेचेंगे वो कैरेज आउटवर्ड्स कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो जो भी छोटे मोटे और खर्चे निकाल के, मतलब कि आपने अलग से भी इसमें से पैसे कमा लिए, बिजनेस से रिलेटेड कुछ था उससे भी कमीशन भी कमा लिया, डिस्काउंट भी कमा लिया बिजनेस के साथ साथ, तो वो फायदे और नुकसान मिलाकर जो आता होता है, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आता होता है, उसे नेट प्रॉफिट या रिजल्ट कहते हैं। इसका मतलब नेट का मतलब क्या होता है कि प्योर प्रॉफिट। आपने हर तरह का खर्चा लगा लिया, आपने हर तरह का अपने जो भी एक्सपेंसेस थे वो लगा लिए, हर तरह का इनकम बीच में लगा लिया। रेंट, हालांकि रेंट का कोई अपने बिजनेस के साथ, गारमेंट्स के बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने बिजनेस के साथ साथ ये काम किया, तो हमने हर तरह का एक्सपेंस लगा लिया, हर तरह का कोई इनकम लगा ली। उसके बाद जो प्योर क्रीम आई, जो प्योर क्रीम हमारे पास आई है, दैट इज कॉल्ड माय गाइस नेट लॉस या नेट प्रॉफिट। जो भी आएगा, जो प्योर क्रीम होगी, जो प्योर भी, हम ठीक है एग्जैक्टली हमें इतना बचा, हमने हमारी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी निकाल दिया, हमारा कोई अगर हमारी मान लो हमारे कोई वो है फैक्ट्री है, फैक्ट्री की हमने फैक्ट्री को ऑब्वियसली पता कैसे लगेगा, उसका कोई ना कोई ऑफिस बनाया जाएगा, तो ऑफिस का खर्चा सारा इसके अंदर आएगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारा जो क्या है ऑफिस का खर्चा आएगा। तो प्योर जो क्रीम होगी वो हमेशा उसका मतलब होता है नेट। ग्रॉस के मतलब हमने वैसे प्रॉफिट है या लॉस है कि हमने जो ट्रेडिंग का जो हमारे से रिलेटेड है, सेल परचेज और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो सारे खर्चे खुर्चे निकाल के उसके बाद जो प्रॉफिट है लॉस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। तो यहां पे ये नेट लॉस और नेट प्रॉफिट ही होता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज लिखी हुई है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्यों कर रहे हैं? अभी हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक छोटी सी बात बताता हूं कि देखो, जैसे कि कैपिटल, अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारे बिजनेस है और जो प्रोप्राइटर खुद है, जो पर्सन, जो ऑनर है, उन दोनों को अलग अलग एंटिटी मानते हैं कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, एक अलग पर्सन है, और जो हमारा ऑनर है वो भी एक अलग पर्सन है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो कैपिटल इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि ये बिजनेस के सर पे एक तरह से लायबिलिटी है जो ऑनर ने इसके ऊपर लगाया हुआ है। ऑनर ने इसके अंदर कैपिटल लगाई, हम सबसे शुरू में कैपिटल लगाते हैं, इसमें पैसा लगाया, वो क्या मान के चलते हैं कि क्या है, बिजनेस के सर पे लायबिलिटी है, इसलिए हम हमेशा कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या मानते हैं, कैपिटल उसकी क्या है। तो अगर मान लो बिजनेस खत्म होता है तो कैपिटल किसके पास जाएगी? ऑब्वियस ही बात, ऑनर के पास जाएगी। इसीलिए जो नेट प्रॉफिट होता है और जो नेट लॉस होता है उसको कैपिटल अकाउंट में के साथ ऐड कर देते हैं कि अगर मान लो कल को इसके बाद बिजनेस बंद होता है तो कैपिटल के साथ वो अपना क्या प्रॉफिट भी ले जाएगा, या जो भी लॉस है वो भी साथ में ले जाएगा। तो प्रॉफिट और जो लॉस आता है वो भी बिजनेस के लिए एक तरह से लायबिलिटी होती है, इसलिए उसको कैपिटल के साथ हम प्लस कर देते हैं कि भाई मेरा नहीं है ये प्रॉफिट, काम तूने किया था, हालांकि मैं अलग एंटिटी हूं। बिजनेस क्या बोलता है कि हालांकि मैं अलग एंटिटी हूं, पर तूने मेरे पे कैपिटल लगाई, वो मेरी लायबिलिटी है। ये बिजनेस के वर्ड्स हैं। और जो प्रॉफिट कमाया वो भी तूने अपनी मेहनत से कमाया, ये मेरे सर पे लायबिलिटी है, ये मैंने तेरे को वापस देना है। प्रॉफिट मैंने तेरे को कमाया है, मैंने कमा के दिया, मेरे नाम से कमाया गया, लेकिन मेहनत किसने की है? उस पर्सन ने की है, उस ऑनर ने की है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट क्या है, वो तेरा है, ऑनर का है, इसलिए उसको कैपिटल में ही प्लस कर दे। जैसे कैपिटल तेरी है वैसे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट वो भी तेरा है, इसलिए हम इसको प्लस कर देते हैं। तो ये था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या था, फॉर्मेट था। कुछ ऐसे से इसके अंदर जो अदर इनकम होगी, जो और भी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड नहीं होंगी, जो ट्रेड से रिलेटेड नहीं होंगी, वो सारे इसमें आएंगी, और जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट वाली साइड पर आएंगे। तो आओ गाइस कुछ डिस्कस करते हैं हम कुछ टर्म्स। जैसे हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किए थे, वो हमने डिस्कस किए थे डिटेल में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पहला है सैलरीज। सैलरीज तो वेजेस उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं था, बिल्कुल था। उसके अंदर जो था वो था वेजेस एंड सैलरीज, और एक था वेजेस। अब देखो, क्वेश्चन में अगर दिया हो वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्वेश्चन में अगर दिया हो वेजेस एंड सैलरीज,
तो किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन पहले सैलरीज दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस दिए हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डिफरेंस है। जहां पे सिर्फ वेजेस या पहले वेजेस आ गया वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, जहां पे सिर्फ सैलरीज या सैलरीज एंड वेजेस मतलब पहले सैलरीज आ गया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसको ध्यान रखना। कैरिज आउटवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स, CI लिख रहा हूं मैं। कैरिज इनवर्ड्स हमने डिस्कस किया था कि कहां आएगा, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन कैरिज आउटवर्ड्स मतलब कि हमने अगर कुछ सेल किया है, तो मैंने भी आपको जस्ट बताया था, अगर हमने कुछ सेल किया है तो उसका लाने उसको भेजने का खर्चा भी अगर हम उठा रहे हैं तो वो क्या होएगा, कैरिज आउटवर्ड्स। कैरिज ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये कैरिज ऑन सेल्स बिल्कुल सेम ही है, दो नाम है इसके। अच्छा, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, सर नाम तो ट्रेडिंग लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे। इसका भी आपको मतलब समझने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल की बात है। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट की अगर मान लो ऑफिस का आपने कोई रेंट भरना है तो क्या होगा, वो किसमें आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हमने डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके अलावा सारे इनडायरेक्ट कौन से हैं, ये इनडायरेक्ट है। ऑफिस रेंट किसमें आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी भी सेम चीज। अच्छा, प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड पोस्टेज, ऑफिस से रिलेटेड सारा ही काम होता है ये, तो ये सब किसमें आते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। एक टर्म और डिस्कस करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कभी कभी क्या होता है कि 2-3 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मूला के साथ, जैसे हमने डिस्कस किए थे अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया था, उस तरह का है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपसे पूछ लेगा और आपको दे देगा कि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। अच्छा, फॉर्मूला लिखने से पहले मैं बता देता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कि जो हमने ऑपरेशंस करने में जो प्रॉफिट किया है, एक तरह से आप ऐसे समझो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है टाइप ऑफ। क्योंकि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम पे अगर आप ध्यान दो तो ये सारी वो चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। कहने का क्या मतलब है कि हमें नेट प्रॉफिट दे दिया, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उसने बैलेंस दे दिया और हमें कह रहा है कि आपको कहां पहुंचना है, ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस पे पहुंचना है। नेट प्रॉफिट से कहां पहुंचना है, जो नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालते हैं, पीछे जाना है हमें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंचना। तो हम क्या करेंगे, वैसे हम क्या करते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करते हैं, जीपी से ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करते हैं कि प्लस सारी इनकम कर देते हैं, ठीक है, और माइनस सारे एक्सपेंसेस कर देते हैं, जो ये वाले होते हैं इनडायरेक्ट वगैरह होते हैं, या जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डिस्कस करते हैं। अब हमें पीछे जाना है, ऑब्वियस ही बात है, उल्टा करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन NOI लिख रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लिखे करेंगे माइनस, और प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ध्यान रखना, उल्टा जा रहा है ये, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछेगा आपसे, आपको नेट प्रॉफिट देगा और आपको बोलेगा कि ये एक्सपेंसेस और इनकम है। एक्सपेंसेस और इनकम भी आपको पता लगाना होगा कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। तो आपको पीछे जाना है तो फॉर्मूला भी उल्टा लगाना पड़ेगा। जहां पे हम ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आने में प्लस क्या करते थे, इनकम, माइनस क्या करते थे, एक्सपेंसेस। अब उल्टा जाना है आपको, तो नेट प्रॉफिट में माइनस क्या करनी पड़ेगी, इनकम, और प्लस क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस। ये ध्यान रखना, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना, पीछे जाना है तो उल्टा होगा। कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम वही सेम है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट पेड, अच्छा हाँ, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, अगर आपने किसी भी तरह का कोई लोन लिया हुआ है, बिजनेस के लिए लिया हुआ है, तो उसका जो इंटरेस्ट पे करोगे वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। उसको ट्रेडिंग अकाउंट में मत डालना ये बोलकर कि सर वो तो हमने लोन लिया बिजनेस को चलाने के लिए, फैक्ट्री के लिए लोन लिया है, तो हम उसको इंटरेस्ट को किस में डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। डिविडेंड पेड, अगर आपने आपकी डिविडेंड क्या होता है, वैसे तो आपका 12th का कंसेप्ट है ये। डिविडेंड क्या होता है कि अगर मान लो कंपनी के आपने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, तो जब ईयर एंड होता है फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी आपको कुछ पैसे पे करती है, जो भी फायदा होता है उसको प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे कुछ डिविडेंड पे करती है, तो वो क्या होता है, डिविडेंड पेड। इसका पूरा अच्छे से आपको और पूरी डिटेल में आपको 12th में समझ आएगा, 12th का कंसेप्ट है ये। वैसे तो आपने अगर अपनी कंपनी से कुछ निकाल के दिया, कुछ डिविडेंड दिया है, तो वो क्या होगा
किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। और डोनेशंस होगी, चैरिटी होगी, ये भी सब किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाली साइड पर आएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हमने देख लिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड जैसे इंटरेस्ट पेड वैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और डिविडेंड रिसीव्ड अगर हम डिविडेंड पे करने के हमें किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो वो क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग इनकम थोड़ी है, वो हम इसमें डिविडेंड में थोड़ी खेल रहे हैं, हम डिविडेंड से हमारा बिजनेस थोड़ी चल रहा है, हमारा बिजनेस तो गारमेंट्स का है, तो ये अलग से हमें कुछ पैसे मिले हैं, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारा, इसमें ऑपरेशंस नहीं होता है, एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें कुछ चीजें जो हुई हैं जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालनी है, कैसे डालनी है वो देखते हैं। उससे पहले ये देखो, द ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल्स दैट इज 65,000। मैंने आपको इस पे क्यों गौर कराया, ऑब्वियस ही बात है, पहले या तो हम ग्रॉस लॉस लिखेंगे या ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो क्या कह रहा है कि सेल्स थी 65,000, उसका 45% क्या होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो अब आप कैलकुलेट करोगे, अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं 65,000 इंटू 45%, तो इसका क्या आंसर आएगा, 29,250 इसका आंसर आएगा। ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो हम यहां पर रखेंगे, क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 29,250। अब क्या कह रहा है, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो हम क्या करेंगे, टू सैलरीज एंड वेजेस कितनी, 3,000। मैं मार्क करता जाऊंगा जो जो होता जाएगा, आपने भी ऐसे ही करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कमीशन पेड, क्या कमीशन हमने पे किया, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो टू कमीशन पेड। ये ऑलमोस्ट सारी टर्म्स हमने डिस्कस की हुई हैं, तो मेरे को लगता है इसका इंट्रोडक्शन देने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी हमारा खर्चा है, तो क्या आएगा, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना, 150। उसके बाद क्या कह रहा है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या चीज है, अगर नॉर्मली आपको इंश्योरेंस लिखा हुआ है तो आपने ये मानना है कि जो इंश्योरेंस के लिए हम जो पहले इंस्टॉलमेंट देते हैं वो चीज है ये। कितनी इंस्टॉलमेंट भरी है उसने, 300 की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेगा इंश्योरेंस की कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर हम भरते हैं। इंटरेस्ट पेड ये भी हमारे लिए खर्चा है, तो क्या आएगा, टू इंटरेस्ट पेड कितना, 400। कैरिज आउटवर्ड्स हमने देखा था, कैरिज इनवर्ड्स हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन कैरिज आउटवर्ड्स हमेशा किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू कैरिज आउटवर्ड्स ₹500। उसके बाद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो टू एडवर्टाइजिंग कितने का खर्चा किया, ₹1000 का। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हमने किसी को दिया है, तो हमारे लिए क्या है, ये एक तरह से खर्चा है, नुकसान है, टू डिस्काउंट अलाउड 1800। रेंट रिसीव्ड ये है, रेंट रिसीव्ड क्या है, हमारे लिए एक तरह से फायदा है, तो टू रेंट रिसीव्ड कितना दिया हुआ है अमाउंट इन्होंने, 1700 का हमें रेंट मिला, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या हमें इंटरेस्ट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पे हमें कोई इंटरेस्ट मिला है 1500 का, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमेशा ध्यान रखना कभी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी हमने आंसर में, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे कोई टीचर आपकी मार्क्स कोई काटता है, जरूरी नहीं है हर कोई है, पर आपके मार्क्स कट सकते हो। और हमेशा सेफ साइड पर होकर चलो, पूरा उसका नाम, जैसे मैंने रेंट आर लिख दिया यहां पर, आपने रेंट रिसीव्ड लिखना। बैड डेब्ट्स ये भी हमारे लिए एक घाटे वाली बात है, तो टू बैड डेट्स कितना, 900। उसके बाद ब्रोकरेज पेड, खर्चा किया है हमने, टू ब्रोकरेज पेड कितना आ जाएगा, 95 रुपीज। अब इसका करना है हमें टोटल, और देखना है टोटल वाली साइड कौन सी साइड बड़ी आ रही है। आप भी करो, देखो टोटल वाली क्या, इसका टोटल क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से इसका टोटल आ रहा है
32,450। चेक करो, अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो तो ही ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। अच्छा, अब हमने देखा कि 32,450 क्रेडिट साइड का आ रहा है। टोटल तो हम दोनों सेम ही लिखेंगे एज यूजुअल, जो रूल होता है। क्रेडिट साइड बड़ी है, मतलब इनकम वाली साइड क्या है हमारी, बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट हुआ, हमें इतना तो पता लग गया हमें प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट अब क्रेडिट वाली साइड बड़ी है तो उसका बैलेंस हमेशा कहां, डेबिट वाली साइड में लिखा जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट, पूरा पूरा लिखना है ये, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, क्रेडिट वाली साइड में से अगर हम डेबिट वाली साइड माइनस करेंगे तो जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो होगा 24,105 रुपीज। ऐसे हमें पोस्टिंग करनी है। कोई भी हमें क्वेश्चन दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ऐसे काफी सी चीजें दी होंगी, हमेशा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि देखो लास्ट में लिखा हुआ था ना द ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप सीधा यहां से क्वेश्चन शुरू करते तो आपको पता ही नहीं था कि ग्रॉस प्रॉफिट था भी या नहीं। तो हमेशा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ढूंढो क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे ऊपर यही पोस्टिंग होगी। या तो यहां पर ग्रॉस लॉस आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये नहीं आप ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर लिख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। नेट प्रॉफिट यहां पर, नेट लॉस यहां पे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बताया था कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट वाली साइड पे हमेशा सबसे पहले सेल्स आएगा, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो ये तरीका होता है, ये कुछ रूल्स होते हैं, ये जरूरी होता है यहां पर सबसे पहले लिखना। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर और ग्रॉस लॉस यहां पर। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ऐसे पोस्टिंग करते हैं। तो अब एक फुल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L हमने सीखा हुआ है, और बैलेंस शीट हमारे लिए जो नहीं है वो इसमें सीखेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर यहां पे क्वेश्चन दिखेगा, आप अपनी वीडियो पॉज कर लो और उस क्वेश्चन को एक बार देख लो। चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हरीश चंद्रा ऑन 31 मार्च 2014। ये हमें एक तरह से ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हरीश चंद्रा की बुक्स का। उससे पहले एक बार नीचे भी हमें पढ़ लेना चाहिए, ये तो हम चलो सॉल्व करना ही है। हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे उसमें नीचे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसमें कल के कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 वाज वैल्यूड एट ₹23,500। इस स्टॉक का क्या मतलब है, इस स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, ये ध्यान रखना। कैपिटल से शुरू करते हैं। कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी, जो बिजनेस एंटिटी है उसके लिए लायबिलिटी होती है। तो हम यहां पर कैपिटल लिखेंगे और अंदर ही इसकी वैल्यू लिखेंगे जो है 24,500। ये आपको बाद में अभी समझ आएगा मैंने कैपिटल की वैल्यू अंदर क्यों लिखी है। वैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि कैपिटल में से हम ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं और जो नेट प्रॉफिट आता है वो प्लस करते हैं, इसलिए हमने कैपिटल अंदर लिखा है। दूसरा इसने लिखा है ड्रॉइंग्स, तो इसमें से हम माइनस ड्रॉइंग्स करेंगे जिसकी वैल्यू है 2000। उसके बाद ये बोल रहा है जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे। किस साइड पर आएंगे, टू जनरल एक्सपेंसेस। इसकी अमाउंट है 2500। अच्छा, अब आप सोचोगे कि यार यहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट आना था सर, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैसे पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 90 to 95% क्वेश्चंस में आपके ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा। कोई एक जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो सकता है वो आपका ग्रॉस लॉस का हो सकता है। तो हम हमेशा थोड़ी सी ऊपर जो है स्पेस छोड़ेंगे कि या तो ग्रॉस लॉस आए तो हम उसे लिख सके, ग्रॉस प्रॉफिट आए तो भी हम उसे लिख सके। नेक्स्ट है बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है 11,000। तो बिल्डिंग हमारे लिए एसेट होती है, उसकी वैल्यू है 11,000। उसके बाद मशीनरी, सेम एसेट होता है, मशीनरी की वैल्यू है 9,340। उसके बाद हमारा स्टॉक। अच्छा देखो, अगर ट्रायल बैलेंस में अगर ऐसे कभी भी स्टॉक दिया हुआ तो आपने हमेशा मानकर चलना है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू है 16,200। उसके बाद पावर, मैंने आपको बताया था पावर, फ्यूल वगैरह जो भी चीज होती हैं वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। तो यहां पर क्या आएगा, टू पावर में इसकी वैल्यू है 2,240।
उसके बाद टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये हमने डिस्कस किया था, P&L अकाउंट में आते हैं। तो टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इसकी वैल्यू है 1315। उसके बाद हमें बोल रहा है वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, टू वेजेस 7200। उसके बाद उसने बोला है डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए एसेट होते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे डेटर्स 6280। क्रेडिटर्स हम यहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़े, तो इसलिए थोड़ा सी जगह छोड़कर मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रेडिटर्स 2500। उसके बाद बैड डेट्स, हमारे जो डूब चुके हैं पैसे वो किस में आएंगे, यहां पर टू बैड डेट्स, क्या वैल्यू है इसकी 550। उसके बाद हमें बोला है लोन, लोन हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है, तो लोन यहां पर लायबिलिटीज में आएगा 7880। सेल्स की हैं हमने यहां पर आती हैं बाय सेल्स, उसकी अमाउंट है 65,360। उसके बाद परचेजेस जो यहां पर आती हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, टू परचेजेस की अमाउंट है 47,000। मोटर कार, मोटर कार हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो वो यहां पर आएगी मोटर कार। मोटर कार को उसमें मत डाल देना कि मोटर कार पे खर्चा किया है हमने तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दे, नहीं, मोटर कार खरीदी है तो यहां पर एसेट में। इसकी वैल्यू क्या बता रहे हैं, 2000। रिजर्व फंड मैंने आपको बताया, रिजर्व क्या होता है कि अगर हम कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रोविजन बनाते, प्रोविजन जैसे हमने डेप्रिसिएशन में बनाया था, तो हम हमेशा क्या करते हैं, प्रॉफिट में से जो रिजर्व बनता है वो मोस्टली प्रॉफिट में से बनता है। अब आप ये देखो कि जो प्रॉफिट होता है हम उसको लायबिलिटी वाली साइड में लिखते हैं, मतलब उसको कैपिटल में प्लस करते हैं। कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया होता है, जो कब अगर कभी फ्यूचर में अगर हम कभी बिजनेस बंद करेंगे तो कैपिटल उसको वापस देनी है। और प्रॉफिट भी क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि प्रॉफिट जो कंपनी है, जो बिजनेस एंटिटी है, वो हमें अर्न करके देती है, उस बिजनेसमैन को अर्न करके देती है, तो वो उसके लिए लायबिलिटी होती है। तो इसीलिए जो भी रिजर्व बनेगा, रिजर्व फंड बनेगा, वो हमेशा प्रॉफिट में से बनता है। अगर प्रॉफिट लायबिलिटी होती है बिजनेस एंटिटी के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है जो रिजर्व फंड प्रॉफिट से ही निकला है वो उसके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो इसलिए हम इस रिजर्व फंड को क्या करेंगे, लायबिलिटी में डालेंगे। रिजर्व फंड जिसकी वैल्यू है 900। वैसे इन्होंने अपनी आसानी के लिए क्रेडिट भी लिख दिया है आगे, अगर नहीं भी लिखा हो तो वो हमेशा इसमें आएगा, लायबिलिटीज में आएगा। कमीशन क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट का मतलब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि हमने कमीशन कमाया है, जो कि P&L अकाउंट में आएगा। मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर यहां पे नीचे लिख रहा हूं बाय कमीशन 1320। उसके बाद बोल रहा है कार एक्सपेंसेस, कार को लेकर कोई भी एक्सपेंसेस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, वो क्या होगा, टू कार एक्सपेंसेस, डेबिट वाली साइड पर 1800। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, तो हम इसको यहां लिखेंगे बिल्स पेबल, उसकी अमाउंट है 3850। उसके बाद कैश, कैश हमारे लिए एसेट होता है, तो एसेट वाली साइड पर हम लिखेंगे ₹80। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि अगर जो भी बैंक के पास हम जो अगर आपने नॉर्मल भाषा में सुना हो कि हमारी बैंक के साथ लिमिट चल रही है, हमने लिमिट में से हम नॉर्मल भाषा में ये यूज करते होते हैं। होता क्या है कि जो आपका सैलरी अकाउंट होता है या जो भी आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, उसके बेसिस पे उसका कुछ एवरेज निकालकर जो आपको बैंक है वो कुछ पैसे प्रोवाइड कर देता है बिना किसी सिक्योरिटी के, कि आपका जो बैंक का जो
बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उसका ऑलमोस्ट भी आपकी सैलरी इतनी आती है, मान लो 50,000 सैलरी आती है आपकी, तो आप इतना खर्च कर देते हो, महीने के एंड पे 5,000 रुपये आपके बच जाते हैं सारा खर्च करने के बाद, तो मतलब पक्का ही है कि 50 के 50,000 आने हैं। तो वो कुछ उस 50,000 के बेसिस पे कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है उस अकाउंट में, उसके बेसिस पे कुछ ओवरड्राफ्ट आपको कुछ दे देती है, बिना किसी एक तरह का लोन दे देती है आपको बिना किसी सिक्योरिटी के। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है इन्होंने, तो वो हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। पैसे बैंक से लिए हुए हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। ओवरड्राफ्ट वो होता है जो हमने बिना किसी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, 3300। चैरिटी, हमने कुछ पैसे दान कर दिए हैं, तो हम किस में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू चैरिटी। क्या वैल्यू है इसकी, 105। अब यहां पे ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लास्ट में इसने बोला स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 वाज वैल्यूड एट 23,500। हमने डिस्कस किया था क्लोजिंग स्टॉक हमेशा यहां आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डिस्कस किया था 23,000। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक सवाल उठता है यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक कि लास्ट में हमारे पास कुछ स्टॉक रह गया है, आपके दिमाग में यह सवाल नहीं उठ रहा कि यार स्टॉक रह गया तो हम बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे पास ईयर के एंड पे रह गई है, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स वाली साइड पर नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट हमें सारा कुछ बताती है कि हमारे पास साल के एंड पे रह के गई, ये फाइनल अकाउंट्स है ना हमारे, कि हमारे पास एसेट्स या लायबिलिटीज में क्या रह गया है। तो अब जो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहां ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेशन के लिए निकाला है, जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, क्या वो क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट नहीं है? बिल्कुल है सर। तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक को यहां पर भी लिखते हैं। ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और एक आता है बैलेंस शीट में एसेट्स वाली साइड पर। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अब इन दोनों साइड्स के अगर हम टोटल करेंगे तो इन दोनों की साइड्स की टोटल क्या आएगी, 88,860। और जो इसका बैलेंस होगा वो हमारे लिए क्या होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 88,860। अब क्रेडिट वाली साइड में से जब हम डेबिट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 16,220। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तब यही वैल्यू आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ रहे, इसमें मैंने आपको बताया 90 to 95 केसेस में, 95% केसेस में क्या होगा कि मोस्टली आपका जो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलेगा। इसलिए अब जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहां पर आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम बाय ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख दोगे तो भी एक ही बात है, 16,220। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें थोड़ा सा वैसे देखकर भी पता लग रहा है कि ये वाली साइड बड़ी 16,000 सबसे बड़ी अमाउंट है, 16,000 के आसपास तो यहां पर कोई नहीं है, तो यहां पर भी हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट आएगा इन दोनों साइड्स का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 17,540। और अब जो डिफरेंस आएगा, मतलब कि जो नेट प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 11,270। ये हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि जो नेट प्रॉफिट है हमेशा कैपिटल में प्लस होगा, प्लस नेट प्रॉफिट कितना आएगा यहां पर, 11,270 हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो इस कैपिटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33,770 कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया बैलेंस शीट में टोटल करने को। अब आपको टोटल करना है, अब पता लगेगा हमें कि हमने जो क्वेश्चन किया था, जो हमने क्वेश्चन अभी सारा किया है वो सही है या गलत है। अगर इन दोनों साइड्स का टोटल मिल रहा है तो मतलब कि आपका क्वेश्चन सही है। अगर इन दोनों साइड्स का टोटल नहीं मिल रहा है तो यहां पर कहीं पर आपने कोई ना कोई गलती करी है, या तो कोई चीज यहां पर रिकॉर्ड नहीं करी है, कुछ आप भूल गए हो, या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो मतलब किसी भी तरह की
कोई भी गलती हो सकती है। तो यहां पर जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो आएगा 52,200, दोनों साइड 52,000, मतलब कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल अकाउंट्स यहां पर खत्म होता है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट डिस्कस कर लिया था, बैलेंस शीट का डिस्कशन रह गया था, जो हमने देख लिया कि उसमें कैसे एंट्री करनी है, कैपिटल किस साइड आता है, ड्राइंग्स माइनस करनी होती है, नेट प्रॉफिट प्लस करना होता है, यही मेन चीज थी। और कैपिटल और बैलेंस शीट में आता क्या क्या, रिजर्व फंड में आपको फिर से बता देता हूं, रिजर्व फंड हमेशा लायबिलिटीज में आएगा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फंड है तो हो सकता है ये एसेट तो हमारे लिए एक तरह का एसेट ही है, लेकिन नहीं, मैंने आपको इसका जो पीछे फंडा है वो आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।